वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की। बाघों के संरक्षण तथा जनसंख्या में वृद्धि के लिए कौन सा प्रोजेक्ट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसकी स्थापना कब हुई? 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि MP में है, जिसकी स्थापना 2025 में हुई थी। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 2022 में हुई थी। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और आकार के अनुसार इसका क्या स्थान है? तो 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में है। और अगर देखा जाए तो आकार के हिसाब से ये तीसरे स्थान पे है, तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और पहला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी, इसकी रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, उसकी स्थापना 2024 में हुई थी। भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। भारत में बाघों की संख्या समय अनुसार जनसंख्या कितनी थी? सन 1900 में भारत में बाघों की संख्या लगभग 40,000 थी, 2011 में 1706 थी, 2014 में 2226। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कौन सा सम्मेलन हुआ? इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो बाघ संरक्षण पर सम्मेलन हुआ था, जिसमें आगामी 10 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था, TX2। 2022 में भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई और यह दोगुनी लक्ष्य से कितना ज़्यादा या कम रहा? तो 2022 में बाघों की संख्या थी 2967, जो कि दोगुने के से अधिक था। दुनिया में कुल कितने बाघ हैं, उनका कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? दुनिया में कुल लगभग 4000 बाघ हैं, जिनमें से 70 से 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे 2019 के अवसर पर क्या जारी किया? तो इन्होंने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 को जारी किया था। अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार 2014 से 18 तक भारत में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई 741, जो कि लगभग 33% की वृद्धि थी। बाघ, हाथी, समुद्री कछुए किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ये अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नवीनतम भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 कब और किसने जारी की? तो यह रिपोर्ट जारी हुई 29 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा। नवीनतम बाघ रिपोर्ट 2022 29 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई। नवीनतम भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन है, उनकी संख्या क्या है? तो टॉप 5 में है मध्य प्रदेश, यहाँ 785 बाघ हैं, कर्नाटक 563, उत्तराखंड 560, महाराष्ट्र 444, तमिलनाडु 306। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कितने टाइगर रिजर्व के साथ हुई थी? तो 9 टाइगर रिजर्व। मुख्यतः अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रारंभिक टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे? तो जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, पलामू, मेलघाट, कान्हा, मानस, सिमलीपार, रणथंभौर और सुंदरबन। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, कहाँ स्थित है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA का गठन कब हुआ और इसके लिए कौन सा अधिनियम संशोधित किया गया? तो ये है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA का गठन 2006 में हुआ। इसके लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 2006 में संशोधित किया गया। NTCA किसके तहत वैधानिक निकाय है? इसका उद्देश्य क्या है? NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य टाइगर संरक्षण है। असम में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4, काजीरंगा, ओरांग, मानस, नामेरी। काजीरंगा टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? यह मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ बाघ भी पाया जाता है। और बाघ घनत्व में ये तीसरे स्थान पे है काजीरंगा। प्रथम बांदीपुर, द्वितीय उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट और ये तीसरा काजीरंगा। टाइगर डेंसिटी में काजीरंगा का तीसरा स्थान है और यहाँ पे बाघ घनत्व 18.56 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 6। पेंच, ताड़ोबा अंधेरी, ये एक ही है, ताड़ोबा अंधेरी एक ही टाइगर रिजर्व है। पेंच, ताड़ोबा अंधेरी, बोर, नवागांव, मेलघाट, सह्याद्री, टोटल 6 हैं।
7 नहीं है। उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं, उनके नाम क्या है? उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, जिम कॉर्बेट और राजा जी। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 9। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, नेशनल पार्क भी एमपी में ही है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी, माधव। बिहार में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 1 टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5। रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स दर्रा, रामगढ़ विषधारी, ये बूंदी जिले में है, सरिस्का, जयपुर अलवर और धौलपुर करौली। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, 2022 में बना। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है, 2023 में बना। सॉरी, धौलपुर टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, 2023 में बना, 55वां नहीं है। छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। अचानकमार, इंद्रावती, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। गुरु घासीदास तमोर पिंगला भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ बिजनौर, रानीपुर चित्रकूट। लखीमपुर खीरी और बहराइच का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है? लखीमपुर खीरी और बहराइच का करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये 53वां टाइगर रिजर्व है, 2022 में घोषित किया गया, चित्रकूट यूपी में। कर्नाटक में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंशी, जिसे आप काली कहते हैं, बिलगिरी रंगनाथ स्वामी। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, काली, जिसे कि पहले दांडेली अंशी कहते थे, बिलगिरी रंगनाथ स्वामी। पश्चिम बंगाल में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2। सुंदरबन और बुक्सा। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं, उनका नाम क्या है? झारखंड में 1 टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, उनके नाम क्या है? 3 टाइगर रिजर्व हैं। नामदफा, पक्के, पाखुई, कमलांग। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। उड़ीसा में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2। सिमलीपाल और सिमलीपाल और सातकोसिया। केरल में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2। पेरियार, पेराम्बिकुलम। पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। तमिलनाडु में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5। अन्नामलाई, मधुमलाई, श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई, कलक्कड़, मुंडनथुराई और सत्यमंगलम। अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई, कलक्कड़, मुंडनथुराई, सत्यमंगलम। तेलंगाना में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2। कंवल, अमराबाद। मिजोरम में 1 टाइगर रिजर्व है, दंपा या डंपा। आंध्र प्रदेश में 1 टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर, श्री सैलम, और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? इसका प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? इसकी शुरुआत हुई 1973 में 9 टाइगर रिजर्व के साथ, और इसका मुख्यतः इसकी शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट से। वर्तमान में दुनिया में कुल जंगली बाघों की कितनी प्रतिशत आबादी भारत में पाई जाती है? 75%। भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? इसका विश्व में क्या स्थान है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट आई थी 29 जुलाई 2023 को, प्रधानमंत्री ने जारी किया था। इसके अनुसार भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या 3925 है, जो विश्व में सबसे अधिक है। वर्तमान में भारत में बाघों की औसत संख्या कितनी है और किस दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है? तो यहाँ औसत संख्या भारत में 3682 है, और प्रतिवर्ष यह 6.1% की दर से बढ़ रही है। भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य, तो मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444। टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या के अनुसार सबसे शीर्ष रिजर्व कौन से हैं? सबसे ज़्यादा टाइगर किस टाइगर रिजर्व में है? तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा है, 260, बांदीपुर में 150, नागरहोल में 141, दुधवा में 135, बांधवगढ़ में भी 135। अगर देखा जाए तो काजीरंगा में 104, कान्हा में 105, सुंदरबन में 100, ताडोबा में 97, सत्यमंगलम में 85, मुदुमलाई में 114। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कहाँ स्थित है? क्षेत्रफल कितना है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, इसका क्षेत्रफल है 0.03 वर्ग किलोमीटर। फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ है? इसका क्षेत्रफल कितना है? तो फॉसिल नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल है 0.3 वर्ग किलोमीटर। भारत के 5 सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमालयन नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, सिमली नेशनल पार्क। और हिमालयन नेशनल पार्क से मतलब है कि हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख वाला, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वो हिमाचल वाला नहीं। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, संग्रह क्षेत्र में है? तो सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में 11, अंडमान निकोबार में 9 है, असम में 7 है, और अंडमान निकोबार में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है 96। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम किसने शुरू किया? इस अभियान के तहत कितने पेड़ लगाए गए? तो ये कार्यक्रम शुरू किया प्रधानमंत्री ने, मन लिखा हुआ है लेकिन एक पेड़ माँ के नाम, तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया। इसके तहत 102 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं, कुल 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। मैंग्रोव संरक्षण हेतु किस योजना की शुरुआत हुई? कब? तो मैंग्रोव संरक्षण हेतु
मिष्टी MISHTI योजना की शुरुआत हुई 2014 में, सॉरी 2014 नहीं 2024 में। भारत के कितने बीचों को अब तक ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है? 13 को। भारत में अब तक 13 बीचों को ब्लू फ्लैग मिल चुका है, ब्लू फ्लैग प्रमाण सर्टिफिकेशन मिल चुका है। इसमें केरल के कितने बीच शामिल हैं? तो केरल का नहीं, इसमें केरल का 13वां जो बीच है वो केरल का ही है। तो अब भारत में अब तक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले 13 बीच हो चुके हैं। और 13वां कौन सा है? तो 13वां है केरल का कप्पड़। 13वां बीच है केरल का कप्पड़। एशियाई शेर रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ, किन राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं? एशियाई शेर गिर में पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कौन से राष्ट्रीय उद्यान में शेर लाए गए, कहाँ से? तो ये गिर लिखा हुआ है लेकिन गिर नहीं है, मध्य प्रदेश। और शेर नहीं, यहाँ पे चीता। स्वतंत्रता के बाद पहली बार चीते कहाँ से लाए गए और कहाँ लाए गए? तो नामीबिया से लाए गए और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। भारत में कितने टाइगर रिजर्व को मान्यता प्राप्त है? CATS मान्यता प्राप्त है तो 23 टाइगर रिजर्व को, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व हैं? राष्ट्रीय उद्यान 107, वन्यजीव अभ्यारण्य 574, संरक्षण रिजर्व 145, सामुदायिक रिजर्व 310। विश्व की ज्ञात प्रजातियों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 7 से 8%। दुनिया में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? और भारत में कितने हैं? तो दुनिया में कुल 36 हैं, भारत में 4 हैं। भारत में जो 4 हैं वो निम्न हैं: पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र और हिमालय का पूर्वी क्षेत्र सहित इंडो बर्मा, और चौथा है सुंडालैंड निकोबार सहित। मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण रणनीति कार्य योजना कब से कब तक के लिए बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 2021 से 26 तक के लिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब और किसने की? तो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य क्या है? तो ये है कि जो नदी की डॉल्फिन है और समुद्री डॉल्फिन दोनों का संरक्षण करना है। गंगा नदी डॉल्फिन को पहली बार कब सैटेलाइट टैग कहाँ किया गया और कब? तो 18 दिसंबर 2024 को असम में गंगा डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना कब हुई और किस रूप में की गई? तो इसकी स्थापना हुई है 23 जनवरी 2025 को अंतर सरकारी संगठन के रूप में। इसका मुख्यालय कहाँ है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? नई दिल्ली में। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसके संरक्षण के लिए बनाई गई है? तो ये संगठन बिल्लियों की 7 प्रजातियों जो कि है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा की गई है। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई? 17 दिसंबर 2022 को। 1950 के दशक में भारत से चीते विलुप्त हो चुके थे। अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण के तहत 2022 में कितने चीते और कहाँ से लाए गए? तो सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए। फरवरी 2023 में अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण के तहत कितने चीते कहाँ से लाए गए? तो ये फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाए गए। दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए थे? 12। भारत में वर्तमान में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? 72। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, कहाँ स्थित है? तो यह है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है और वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है, उनकी संख्या कितनी है? सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है 20। भारत में नवीनतम रामसर कौन से हैं और रामसर स्थल कौन से है जुड़ने के बाद संख्या कितनी हो गई है? नवीनतम रामसर स्थल है गोकुल जलाशय बिहार का बक्सर जिले में है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण ये भी बिहार में है। इसके बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 93। यूपी में कितनी रामसर साइटें हैं? 10। यूपी की जो नवीनतम रामसर साइट है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीरनगर जिले में है और हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत घोषित किए गए 9 टाइगर रिजर्व हैं जहां से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। तो ये है जिम कॉर्बेट, मानस, पलामू, रणथंभौर, सिमलीपाल, सुंदरबन, मेलघाट, कान्हा, बांदीपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 3 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, मानस, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, कहाँ स्थित है? भोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में 9। सतपुड़ा, संजय धुबरी, पेंच, पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी, माधव। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका अधिकांश क्षेत्रफल किस राज्य में आता है? तो ये है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में, लेकिन इसका अधिकांश क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में आता है।
भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, कितने राज्यों में स्थित हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि 2.5% क्षेत्र में फैले हुए हैं और 18 राज्यों में स्थित हैं। एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? एम स्ट्रिप्स का मतलब है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसका उद्देश्य है बाघों की निगरानी एवं संरक्षण के लिए। एम स्ट्रिप्स किसने शुरू किया, यह किस प्रकार की प्रणाली है? तो इसको शुरू किया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने। यह एक सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना किस उद्देश्य से और कब की गई थी? 2008 में टाइगर रिजर्व में शिकार विरोधी अभियान के लिए सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। CATS का फुल फॉर्म क्या है? CATS का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। इसका उद्देश्य बाघ स्थलों का मूल्यांकन, उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर रिजर्व के अंदर बाघ संरक्षण हेतु ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, केंद्रीय हिस्सा होता है। इसे बाघ अभ्यारण्य का कोर एरिया भी कहा जा सकता है। इसे कोर एरिया को कहते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत हुई? नेशनल कंजर्वेशन टाइगर अथॉरिटी की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को संशोधित करके वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के तहत हुई। 2006 में। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव क्या है, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई? यह एक वैश्विक गठबंधन है जिसे 2008 में बाघों के विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संरक्षण समुदायों द्वारा शुरू किया गया। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP कब लॉन्च किया गया? इसका क्या उद्देश्य था? तो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP को 2010 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन के अनुसार 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना TX2 करना था, मतलब दोगुना करना था, टाइगर इंटू 2, टाइगर्स के नंबर को डबल। इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम की किस धारा के तहत घोषित किए जाते हैं? तो ये घोषित किए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन के संबंध में क्या निर्देश दिया है? तो इनकी सीमाओं के चारों ओर अनिवार्य रूप से 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश TN गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ मामले में दिया गया। पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन के लिए क्या निर्देश दिया है? तो इसका निर्देश है 10 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसे बफर जोन बनाने का निर्देश दिया है। गोदावर्मन लिखा हुआ है लेकिन ये गोदावर्मन नहीं होगा, गॉडगिल होगा। तो गॉडगिल समिति ने 2011 में क्या सिफारिश की थी, इसका क्या परिणाम हुआ था पश्चिमी घाट के संदर्भ में? तो इन्होंने पश्चिमी घाट के 64% भाग को अलग अलग स्तरों वाले, श्रेणियों वाले इको सेंसिटिव जोन 1, इको सेंसिटिव जोन 2, इको सेंसिटिव जोन 3 के रूप में घोषित करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसका कड़ा विरोध हुआ था। इसके रिप्लेसमेंट के तौर पे कस्तूरी रंगन समिति 2013 ने पश्चिमी घाट के लिए क्या सिफारिश की? तो इस समिति ने बोला था कि पश्चिमी घाट के कुल 37% भाग को इको सेंसिटिव एरिया घोषित करने की सिफारिश की थी। कस्तूरी रंगन समिति ने 2013 ने गॉडगिल समिति 2011 की किस सिफारिश को बदल दिया? तो इन्होंने जो श्रेणियों का विभाजन किया था इको सेंसिटिव जोन 1, 2, 3 उसको हटा दिया। कस्तूरी रंगन समिति ने मानव गतिविधियों, उनके प्रदूषण के प्रभावों के आधार पर क्या किया? तो इन्होंने मानव गतिविधियों, उनके प्रदूषण के प्रभावों के आधार पर लाल, नारंगी और हरे रंग की वर्गीकरण प्रणाली जारी की। लाल श्रेणी वाले क्षेत्रों के लिए कस्तूरी रंगन समिति ने क्या सिफारिश की थी? उन्होंने कहा था इस क्षेत्र में खनन कार्य, उत्खनन उद्योग, ताप विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की उन्होंने सिफारिश की थी। भारत ने बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया? बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य था 2022 तक, लेकिन भारत ने 4 साल पहले 2018 में ही इस संख्या को डबल से भी ज़्यादा कर लिया। 2006-2018 में भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? तो 2006 में 1411 थी, 2018 में 2967। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में कौन सा सम्मेलन हुआ, इसका क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पे एक टाइगर संरक्षण सम्मेलन हुआ जिसमें अगले 10 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। भारत के कितने टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS का दर्जा मिला है? यह मान्यता कब दी गई? 14 टाइगर रिजर्व को मिला है। यह मान्यता 29 जुलाई 2021 को बाघ दिवस के अवसर पर दी गई थी। TX2 योजना का उद्देश्य क्या है? इसे कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था? तो इस योजना का उद्देश्य है वन पर्यावरण में बाघों की संख्या को दोगुना करना था। इसे 2022 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था और 2018 में ही हासिल कर लिया गया लक्ष्य। TX2 योजना कब बनाई गई? 2010 में 13 देशों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति में अपनाया गया था। टाइगर सम्मेलन में इस योजना को अपनाया गया था।
एशियाई देशों में बाघ संरक्षण और इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत कौन कौन से संगठन कितनी राशि प्रदान कर रहे हैं? तो इसमें इस प्रोग्राम के तहत जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ITHCP नहीं है, ITCHPH जो भी है ने एशियाई देशों में बाघ संरक्षण हेतु 47.5 मिलियन यूरो दी। ITHCP का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसका उद्देश्य एशियाई देशों में बाघ संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ITHCP की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। प्रमुख बाघ पर्यावास टाइगर हैबिटेट्स किन देशों में पाए जाते हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार। NTCA ने टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में क्या नियम लागू किया है? तो कोर एरिया में इन्होंने NTCA ने नए निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एम स्ट्रिप्स का बाघ संरक्षण में क्या उपयोग है? इसे कैसे लागू किया जाता है? तो इसके तहत बाघों के को GPS कॉलर या चिप लगाई जाती है। इसका उपयोग बाघों की निगरानी और उनके स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। इससे मिलने वाले डेटा का संरक्षण और प्रबंधन किया जाता है। NTCA एम स्ट्रिप्स से प्राप्त डेटा का उपयोग किस लिए करता है? तो NTCA इस डेटा का उपयोग बाघों की निगरानी, उनके संरक्षण, उनकी ट्रैकिंग के लिए करता है। अवैध शिकार रोकने के लिए स्पेशल टाइगर फोर्स 2008 में बनाई गई। बाघ संरक्षण के लिए बर्ड परियोजना के तहत किस प्रकार के साधनों का उपयोग किया जा रहा है? तो इसके लिए ये बाघ संरक्षण के लिए बर्ड परियोजना नहीं है, ई-बर्ड परियोजना के तहत मानव रहित वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। ई-बर्ड परियोजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ई-बर्ड परियोजना एक ऑनलाइन निगरानी और डेटा संग्रह प्रणाली है जिसका उद्देश्य वन्य जीवों और बाघों के संरक्षण हेतु वास्तविक समय में जानकारी इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? IUCN की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति क्या है? वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस और IUCN की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति है संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड। भारत में बाघों की वैश्विक आबादी में हिस्सेदारी कितनी है? उनमें से कितने टाइगर रिजर्व से बाहर पाए जाते हैं? तो भारत के वैश्विक दुनिया में जितने भी टाइगर पाए जाते हैं उनमें से 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं, 70 से 75%। और जो भारत में पाए जाते हैं उनमें से लगभग 35% बाघ टाइगर रिजर्व के बाहर पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ? इसके तहत कितने चीतों को लाया गया? ये शुरू हुआ 17 दिसंबर 2022 को। इसके तहत नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए। इसमें 5 मादा 3 नर थे और कूनो नेशनल पार्क में इन्हें रखा गया। प्रोजेक्ट चीता की विशेषता क्या है? यह विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय चीता पुनर्वास योजना है। प्रोजेक्ट चीता का संचालन और प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका वित्त पोषण प्रजाति संरक्षण, कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के माध्यम से कैंपा द्वारा किया जा रहा है। चीता का भारत में स्वतंत्रता के बाद स्थिति क्या रही चीता की? तो चीता एकमात्र ऐसी स्तनधारी प्रजाति थी जिसे आज़ादी के बाद से भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रोजेक्ट चीता की नोडल एजेंसी कौन है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। भावी योजना का क्या उद्देश्य है? भावी योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 और चीतों को बसाने की योजना है। कूनो नेशनल पार्क में भविष्य में कितने चीतों को और कहाँ से लाया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया जाएगा, जो कि 2023 में आ भी चुके हैं, फरवरी 2023 में। चीतों की सर्वाधिक आबादी किस देश में है? नामीबिया में। दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी चीता की गति कितनी है? 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। चीतों के अध्ययन और प्रबंधन में कौन कौन योगदान करता है? चीतों के प्रबंधन के चरणों में, चीतों को बसाने के चरणों में टीकाकरण और देखरेख कौन करता है? तो इनको बसाने के चरणों में इन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। इनकी देखरेख के लिए स्वयंसेवक वॉलेंटियर अपॉइंट किए गए हैं जिन्हें चीता मित्र कहा जाता है। चीताओं के संरक्षण और जागरूकता के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो स्थानीय शुभंकर जारी किया गया है, चिंटू सीता। एक स्थानीय शुभंकर जारी किया गया है और एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, चीता टास्क फोर्स। देश का एकमात्र वन्य जीव स्थल जहां कोई मानव बस्ती नहीं है, तो ये है कूनो नेशनल पार्क। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कौन सा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ हाथी बचाव केंद्र या हाथी रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कौन सा विशेष संरक्षित क्षेत्र है और इसमें कौन सा पशु पाया जाता है? तो यहाँ जो एक संरक्षित क्षेत्र है, शिवालिक और गंगा का मैदान, इन इलाकों में इंडियन बाइसन या गौर नामक पशु पाया जाता है। चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये है लद्दाख में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है और किसने की है? तो लद्दाख में ये स्थापित करने की घोषणा की गई है, डार्क स्काई रिजर्व। ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है लद्दाख में और ये घोषणा की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? चांगथांग कोल्ड डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट वन्य जीव अभ्यारण्य। काराकोरम जहाँ से नुब्रा और श्योक नदियाँ बहती हैं, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? और
ये कहाँ स्थित है? तो काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ स्थित है, इसकी क्या विशेषता है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 2006 से यहाँ रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह घड़ियाल, डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुए जैसी दुर्लभ प्रजातियों का आवास है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। 54वां टाइगर रिजर्व है, 2023 में बना। माधव टाइगर रिजर्व 58वां टाइगर रिजर्व है, 2025 में बना है। सबसे लेटेस्ट यही है। 1960 में यहाँ पे बाघ आखिरी बार देखे गए थे। अब इन्हें पुनः स्थापित किया जा रहा है। माधव टाइगर रिजर्व में कौन सी झीलें हैं? शंख सागर, माधव सागर। संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान में क्या विशेष योजना है? तो ये योजना है संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों के एक जोड़े को गुजरात से लाया जाएगा। संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? इसे पहले बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। कन्हेरी गुफाएं इसी उद्यान में स्थित हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में या वन्यजीव अभयारण्य में मगरमच्छों की स्थिति कैसी है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सिमलीपाल है। नहीं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की स्थिति कैसी है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में जो नवजात खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और यह संख्या पहुंच गई है 3700, जिससे कि मगरमच्छ और मानव संघर्ष की भी स्थिति बन जाती है कभी कभी। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी छोर पे क्या स्थित है? तो इसके दक्षिणी छोर पे है गाहिर माथा समुद्र तट, जो कि ऑलिव रिडले कछुओं का नेस्टिंग स्पॉट है। राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में कौन सा पर्यावरणीय परियोजना चल रही है, किसके सहयोग से? तो यहाँ पे हरित कृषि परियोजना चल रही है, जिसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और FAO के सहयोग से वित्त पोषित किया जा रहा है। राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क की क्या विशेषता है? ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ राजस्थान के राजकीय पशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय वृक्ष खेजड़ी और राजकीय पुष्प पाया जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा किला स्थित है? तो ये है रणथंभौर का किला, और जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है सांस्कृतिक श्रेणी में। ताल छापर काला हिरण अभयारण्य राजस्थान के क्षेत्र, जो कि राजस्थान में है, इसके क्षेत्र को कम करने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है? तो राजस्थान हाईकोर्ट ने ताल छापर काला हिरण अभयारण्य के क्षेत्र को कम करने वाली किसी भी कार्रवाई को पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया है। ताल छापर काला हिरण अभयारण्य में कौन सा प्रमुख पशु पाया जाता है? तो यहाँ बड़ी संख्या में काले हिरण पाए जाते हैं। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो कावेरी वन्यजीव अभयारण्य है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में 18 वन्यजीव अभयारण्य है, 20 रामसर साइट। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में कौन सा विशेष स्थल, इसकी क्या विशेषता है? तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में स्थित तेपकाडू हाथी शिविर एशिया का सबसे पुराना हाथी शिविर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लेकिन मुख्य रूप से ये तमिलनाडु में ही है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? त्रिपुरा में। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पृथ्वी के कितने हिस्सों में पाए जाते हैं? तो ये 2.3% क्षेत्रफल पर। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की विशेषता क्या है? ये पृथ्वी पर जैविक रूप से अत्यधिक समृद्ध लेकिन संकटग्रस्त क्षेत्र हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने और कब प्रस्तुत की? इसकी संकल्पना नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में प्रस्तुत की थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना को संस्थागत रूप कब और किसने दिया? तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 1989 में हॉटस्पॉट की संकल्पना को अपनाकर इसे संस्थानिक ढांचा दिया। इसी क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए क्या मानदंड है? तो वहाँ 1500 से अधिक स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ हों जो कहीं अन्य नहीं पाई जाती, और वहाँ की 70% से अधिक प्राथमिक स्थानीय वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों। में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड निकोबार द्वीप सहित। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की कुल कितने स्थल हैं? 43। भारत की 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितनी सांस्कृतिक, कितनी प्राकृतिक और कितनी मिश्रित हैं? तो 35 हैं सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित। भारत की 43वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? विश्व विरासत स्थल। इसे किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये है असम में स्थित मोइडाम्स की टीला दफन प्रणाली, जिसे सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। ये 43वां है भारत का। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मिश्रित श्रेणी में कौन शामिल है? कंचनजंगा। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों है।
भारत की ओर से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कितने प्राकृतिक स्थल हैं? 7। भारत की प्राकृतिक श्रेणी की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है? काजीरंगा, केवलादेव, मानस, सुंदरबन, नंदा देवी, फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट, महान हिमालयी पार्क। तो नहीं, यहाँ पे जो है कि नंदा देवी और फूलों की घाटी एक ही अलग अलग हैं, लेकिन नंदा देवी घाटी का ही विस्तार करके, नंदा देवी जो घाटी है उसी का वो विस्तार करके फूलों की घाटी तक, ये इन दोनों को एक ही साइट माना जाता है। वैसे नेशनल पार्क के तौर पे दोनों अलग अलग हैं। एक बार फिर से देख लें 7 प्राकृतिक साइट भारत की: काजीरंगा, केवलादेव, मानस, सुंदरबन, नंदा देवी और फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि है हिमाचल प्रदेश। बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट ऐसे स्थान है जहां जैव विविधता कम होती है लेकिन प्राकृतिक आवास के क्षरण की दर अधिक होती है। आईबीए का पूरा नाम और अर्थ क्या है? आईबीए का पूरा नाम है इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज। आईबीए इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज की पहचान कैसे की जाती है? तो इसकी पहचान बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा निम्न मानकों के आधार पर की जाती है: प्रजातियों की संख्या, सुरक्षित प्रजातियों का अस्तित्व, प्रजातियों का आवास और ब्रीडिंग स्थल, प्रजातियों की प्रवास मार्गों का। नहीं, ये ऊपर वाला जो था वो गलत है। आईबीए की पहचान निम्न मानकों के आधार पर की जाती है: वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियों की नियमित उपस्थिति, प्रतिबंधित श्रेणी वाली प्रजातियों की अधिक संख्या, प्रवासी प्रजातियों की सीमा से अधिक उपस्थिति। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कितने देशों का संगठन है? 120। यह पक्षियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है, लेकिन IUCN पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, दोनों के लिए करता है। भारत में कौन इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज की पहचान करता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करता है और इसने 476 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज की पहचान की है अभी तक। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1883 में, 1983 में, 1883 में हुई थी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम के तहत घोषित किए जाते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3। इको सेंसिटिव जोन को किस कार्य योजना में शामिल किया गया? तो द्वितीय राष्ट्रीय वन्य कार्य योजना, जो कि 2002 से 2016 में शामिल किया गया इसे। इको सेंसिटिव जोन में सड़कों के चौड़ीकरण की क्या अनुमति होती है? बिल्कुल अनुमति नहीं होती। इको सेंसिटिव जोन में शॉक ऑब्जर्वर के रूप में ये कार्य करते हैं। तो किसके लिए शॉक ऑब्जर्वर का कार्य करते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए। पश्चिमी घाट के इको सेंसिटिव जोन का वर्गीकरण करने के लिए किसने पैनल गठन किया था? माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पैनल गठन किया गया था। पश्चिमी घाट के इको सेंसिटिव जोन का वर्गीकरण करने के लिए किस नए पैनल का गठन किया गया और इसने क्या सिफारिश की? तो कस्तूरी रंगन तो पहली बात की इस समिति के अध्यक्ष थे। कस्तूरी रंगन समिति 2003 में बनी थी। इस समिति ने पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्र के 37% हिस्से को इको सेंसिटिव जोन बनाने की सिफारिश की थी। जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। डुगोंग नामक समुद्री जीव की क्या विशेषता है? IUCN स्टेटस इसका क्या है? तो डुगोंग एक समुद्री जीव है जो विलुप्ति की कगार पे है, समुद्री घास खाकर जीवित रहता है। IUCN के अनुसार यह वल्नरेबल श्रेणी में आता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये शामिल है और इसे सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। डुगोंग का संरक्षण किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तो पाक की खाड़ी में। डुगोंग को किस और नाम से जाना जाता है? सी काऊ। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य की किन सीमाओं को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया जाता है? तो 1 से 10 किलोमीटर तक की सीमा को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया जाता है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1886 में किया था। परितंत्र या इकोसिस्टम का प्रयोग 1935 में आर्थर टॉन्सले ने किया। हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1988 में डॉक्टर नॉर्मन मेयर्स ने किया था। किसी जैव विविधता को क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहने के लिए वहाँ कम से कम कितनी पादप प्रजातियाँ होनी चाहिए? कम से कम 1500 पादप प्रजातियाँ होनी चाहिए जो अन्य कहीं नहीं पाई जाती। किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए मुख्य शर्त क्या है? मुख्य शर्त यह है कि वहाँ की 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक संरक्षित वन भूमि, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं के चारों ओर अनिवार्य रूप से कम 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973।
एमस्ट्रिप्स का पूरा नाम मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यह बाघों की निगरानी और संरक्षण के लिए एनटीसीए द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली है, जिसमें बाघों पर जीपीएस कॉलर या चिप लगाकर उनके जीवन और आवास की जानकारी इकट्ठा की जाती है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो आंध्र प्रदेश में है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और एमपी दोनों में फैला हुआ है, लेकिन इसका अधिकतम क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। भारत में सर्वाधिक बाघ संख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, उनकी रैंकिंग क्या है? मध्य प्रदेश प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, उत्तराखंड तृतीय। प्रोजेक्ट टाइगर कब कहाँ शुरू किया गया किटन टाइगर रिजर्व के साथ? तो 1973 में शुरू किया गया। इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। शुरू में 9 टाइगर रिजर्व इस प्रोजेक्ट के तहत शामिल थे। साल 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके एनटीसीए की स्थापना की गई। बाघों की गणना हर 4 वर्ष में की जाती है। भारत में WWF द्वारा कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता कितने टाइगर रिजर्व को मिली है? 14। भारत में टाइगर एक्शन प्लान की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 2011-12 में भारत सरकार और WWF द्वारा। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की शुरुआत किस वर्ष और किसके द्वारा हुई? तो 2008 में वर्ल्ड बैंक द्वारा। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, म्यांमार। 2020 का TX2 अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला। 2022 का TX2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला। 2023 का TX2 अवार्ड पेंच टाइगर रिजर्व को मिला, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। भारत में टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2.3% है। रानीपुर भारत का 53वां टाइगर रिजर्व चित्रकूट यूपी में स्थित है। 2014 से 18 तक भारत में बाघों की संख्या में 741 बाघों की वृद्धि हुई संख्या में, जो लगभग 33% है। दुर्लभ सफेद बाघों के लिए कौन है? नंदनकानन ओडिशा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, रीवा ये सारी जगह हैं। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ शुरू की गई? मुकुंदपुर, सतना, मध्य प्रदेश। कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पाखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। पर्यावरण की दृष्टि से सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का क्या महत्व है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक संपर्क स्थापित करता है, जिससे इसका पर्यावरणीय और जैव विविधता में विशेष महत्व है। विश्व में बाघों की कुल आबादी का 75% भारत में पाया जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में 2020 में शामिल किया गया।